प्रिय विद्यार्थियों, मुझे आशा एवं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न हैं। बच्चों, आपके प्रश्न पत्र में अधिकतम अंक का जो प्रश्न आता है वह है निबंध। और जिस प्रश्न को बच्चे यह सोचते हैं कि इसे तो हम लिख ही लेंगे, इसकी तैयारी की आवश्यकता नहीं है, वह भी है निबंध। पर क्या सबसे अधिक अंकों वाले प्रश्न की इतनी उपेक्षा करना सही है? नहीं, कदापि नहीं। इसलिए निबंध लेखन को गंभीरतापूर्वक क्यों लेना चाहिए, यह आपको आगे पूरी वीडियो देखकर पता चल जाएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं निबंध लेखन विषय पर मंथन। निबंध, बंधा हुआ लेखन, नियोजित रचना, भली प्रकार से बंधी हुई रचना, अर्थात वह रचना जो विचार पूर्वक क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो, यह है निबंध। निबंध की आपके प्रश्न पत्र में आवश्यकता क्यों है? किसी न किसी उद्देश्य से यह आपके प्रश्न पत्र में रखा गया है निबंध लेखन। तो वह क्यों रखा गया है? क्योंकि आपके अतिरिक्त ज्ञान का परीक्षण इसी प्रश्न के माध्यम से होता है। व्यावहारिक ज्ञान का परीक्षण भी इसी प्रश्न के माध्यम से होता है। लेखन एवं भाषा कौशल का परीक्षण करने हेतु भी यही प्रश्न है। एवं आपका समय प्रबंधन कैसा है? सीमित समय में सीमित शब्दों में आप अपनी बात को कैसे रखते हैं, अपने विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं, इसका परीक्षण भी इसी प्रश्न के माध्यम से किया जाता है। बच्चों, आपके पाठ्यक्रम में क्या क्या होना चाहिए, इसका निर्णय ऐसे ही नहीं ले लिया जाता। बड़े बड़े शिक्षाविद बैठते हैं और एक लंबी प्रक्रिया के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आपके पाठ्यक्रम में क्या क्या होना चाहिए। निबंध लेखन आपके पाठ्यक्रम में बचपन से ही होता है। आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास में छोटे छोटे निबंध लिखते हैं। अब 6th to 10th आप बड़े निबंध, अपने विचार व्यक्त करने वाले निबंध लिखेंगे। आपको अब रटा हुआ निबंध नहीं लिखना है, अपने विचार व्यक्त करता हुआ निबंध लिखना है। जब छोटे होते हैं तब आप याद किया हुआ 5 पंक्तियाँ आपको याद करने के लिए दी, 10 पंक्तियाँ याद करने के लिए दी, धीरे धीरे बढ़ती चली जाती हैं, आप उन्हें लिखते हैं। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं तो याद किया हुआ निबंध नहीं लिखते हैं, बल्कि अपने स्वयं के विचारों को आप उस निबंध में व्यक्त करते हैं। एक उदाहरण देकर के मैं समझाना चाहूँगी। जब बच्चा छोटा होता है तो हम उसकी उंगली पकड़ के उसे चलना सिखाते हैं और वह हमारे बिना कहीं नहीं जा सकता। लेकिन जब वह बड़ा हो जाता है, दौड़ने लग जाता है, तो उसका जहाँ मन होता है वह अपने आप कहीं भी जा सकता है। तो वैसे ही निबंध जब आप छोटे होते हैं तो वही लिखते हैं जो आपको याद करवाया गया है, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं तो अपनी इच्छा अनुसार, अपने दिशा निर्देशों के अनुसार आप निबंध लिखने का प्रयास करते हैं। तो ये जो बातें बताई गईं कि आपके व्यावहारिक ज्ञान का परीक्षण, अतिरिक्त ज्ञान का परीक्षण, लेखन एवं भाषा कौशल का परीक्षण, आपके समय प्रबंधन का परीक्षण करने हेतु यह प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में रखा जाता है, तो इसका ध्यान आपको रखना है कि आप इस प्रश्न का उत्तर इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखकर लिखेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि आपके लिए निबंध लिखना क्यों आवश्यक है। पहले तो बात थी कि प्रश्न पत्र में निबंध रखा क्यों गया है, लेकिन आपके लिए निबंध लिखना क्यों आवश्यक है। आप इसे हल्के में ना लें, यह क्यों आवश्यक है। आपके लिए निबंध लिखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह एक अवसर है आपके लिए अपनी रचनात्मकता दिखाने का, अपनी मौलिकता दिखाने का, अपनी योग्यता दिखाने का और यह सिद्ध करने का कि आप औरों से कितने अलग हैं, कितने रचनात्मक हैं, कितने मौलिक हैं। क्योंकि शेष सभी प्रश्नों का उत्तर लगभग समान हो सकता है क्योंकि पाठ्य पुस्तक समान है, किंतु किसी विषय पर विचार समान होने पर भी विचारों को व्यक्त करने का तरीका
अलग अलग हो सकता है और इसी का परीक्षण इस प्रश्न के माध्यम से होने वाला है। इसलिए आप इस प्रश्न का उत्तर गंभीरतापूर्वक तैयारी के साथ लिखेंगे। निबंध के 3 भाग हैं: प्रस्तावना, मध्य भाग या विषय विस्तार, उपसंहार या निष्कर्ष। तो आइए सबसे पहले हम प्रस्तावना पर चर्चा करते हैं। प्रस्तावना क्या है? देखिए, प्रस्तावना पढ़कर परीक्षक, जो निरीक्षक है, आपकी उत्तर पुस्तिका का जो परीक्षण कर रहा है, जो अंक दे रहा है, वह यह अनुमान लगाता है कि हम इसको कितने अंक दे सकते हैं। इसलिए प्रस्तावना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे प्रस्तावना आपके निबंध की भूमिका है, वैसे ही परीक्षक के दिमाग में आपको कितने अंक देने हैं, इसकी भूमिका भी आपकी प्रस्तावना पढ़कर ही बन जाती है। तो इसलिए प्रस्तावना, अच्छी प्रस्तावना, प्रभावशाली प्रस्तावना लिखना आवश्यक है। दूसरी बात, प्रस्तावना रूपरेखा है। पूरे निबंध की एक रूपरेखा होती है, फ्रेमवर्क होता है, एक ढांचा होता है। प्रस्तावना को पढ़ करके यह अनुमान लग जाता है कि आपका आगे का निबंध कैसा होगा, क्योंकि पूरी रूपरेखा आपने उस प्रस्तावना में सम्मिलित की होती है। प्रस्तावना ट्रेलर है। जैसे एक पिक्चर का ट्रेलर होता है और ट्रेलर से पिक्चर में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि हमें एक एक्साइटमेंट आता है कि पिक्चर कैसी होगी, ये ट्रेलर देख के पता चल जाता है। तो वैसे ही प्रस्तावना आपके निबंध के लिए ट्रेलर है। इसलिए प्रस्तावना का प्रस्तुतिकरण जो है वह रोचकता से भरा हुआ होना चाहिए। रोचक प्रस्तुतिकरण प्रस्तावना का अगर होगा तो पाठक जो है वो आगे का निबंध पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाएगा। तो उत्सुकता के साथ आगे का निबंध पढ़ा जाए, इसके लिए प्रस्तावना का रोचकतापूर्ण होना आवश्यक है। अब प्रश्न उठता है कि प्रस्तावना लिखें कैसे? कैसे लिखें कि वो रोचक हो? कैसे लिखें कि उसमें रूपरेखा समाहित हो? इसके बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से एक है विषय का विखंडन करना, डिकंस्ट्रक्शन। जो आपको विषय दिया गया है उसका विखंडन कर दिया जाए, उसमें जो भारी भारी शब्द हैं, जो मुख्य मुख्य शब्द हैं, उनका अर्थ स्पष्ट कर दिया जाए। जैसे उदाहरण के लिए एक निबंध का शीर्षक देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर्स का पिघलना, समुद्र स्तर का बढ़ना कितना घातक है, इसके जीवन पर क्या क्या प्रभाव भविष्य में पड़ने वाले हैं, समस्या का समाधान सुझाइए। यह एक विषय है जो आपको निबंध में लिखने के लिए दिया गया। तो आप इसका विखंडन कैसे करेंगे? ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ समझाएंगे, ग्लेशियर्स का पिघलना कैसे होता है यह समझाएंगे, समुद्र स्तर का बढ़ना क्या होता है यह समझाएंगे। अर्थात विषय का विखंडन उस विषय के मुख्य मुख्य शब्दों का अर्थ स्पष्ट करते हुए, अभिप्राय स्पष्ट करते हुए, तात्पर्य स्पष्ट करते हुए आप अपनी प्रस्तावना लिखेंगे। दूसरा तरीका है कविता की पंक्ति से प्रारंभ करना। जैसे मान लीजिए जल संकट पर आपको निबंध लिखने के लिए दिया गया और आपने उसका प्रारंभ किया, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना ऊबरे मोती मानस चून। मतलब आप किसी कवि की कविता या दोहे से प्रारंभ करके फिर उसकी रूपरेखा, निबंध की रूपरेखा लिखेंगे। तीसरा तरीका है लघु कहानी से प्रारंभ करना। अर्थात कोई एक छोटी सी कहानी से आप अपने निबंध का प्रारंभ करें। प्रस्तावना में एक छोटी सी कहानी लिखें और उस कहानी के माध्यम से निबंध के प्रति उत्सुकता जगाएं कि निबंध में, आगे निबंध में क्या हो सकता है, ये उस कहानी के माध्यम से आप बता दें। जैसे मान लीजिए जल संकट का ही दोबारा उदाहरण लीजिए। जल संकट पर आपको निबंध लिखना है और आप उत्तराखंड में जो बाढ़ आई थी वहाँ पे एक बच्चे की मौत हो गई थी पानी की कमी के कारण। अर्थात बाढ़ में बच्चा प्यास के कारण मर गया था।
तो पानी के महत्व को समझिए कि बाढ़ आई हुई है, चारों तरफ पानी है, लेकिन साफ पानी, स्वच्छ पानी के अभाव में बच्चा प्यास से मर गया। तो एक छोटी सी लघु कहानी से आप पानी के महत्व को बताते हुए अपने निबंध को प्रारंभ करेंगे और आगे उसमें जिज्ञासा उत्पन्न करते हुए उसको आगे बढ़ाएंगे, अपने विषय को विस्तार देंगे। तीसरा तरीका है ये। चौथा तरीका है प्रश्न पूछकर। अगर मान लीजिए आपको कोविड-19 विषय पर एक निबंध लिखने के लिए आता है, कोविड-19 के कारण क्या हैं, समस्याएं क्या हैं, समाधान क्या है, इस पर एक निबंध लिखने के लिए आता है, तो आप कैसे प्रश्न पूछ करके वह निबंध प्रारंभ कर सकते हैं। क्या आपको वास्तव में लगता है इस आपदा के लिए चीन ही दोषी है? क्या हमने कभी प्रकृति का दोहन नहीं किया? क्या हमने प्रकृति के प्रति सदैव अपने कर्तव्यों का पालन किया? अगर नियमों का उल्लंघन हमने भी किया तो मात्र चीन ही दोषी क्यों? और अगर हमने उल्लंघन नहीं किया तो दंड हमें क्यों? यह प्रश्न पूछकर निबंध प्रारंभ करने का एक तरीका है। प्रश्न पूछकर हम अंदर की जिज्ञासा को उत्पन्न करते हैं, अंदर की आत्मा को झकझोरते हैं, अंदर एक अग्नि प्रज्वलित करते हैं। उसके आगे जब हम विषय विस्तार देते हैं, मध्य भाग पर, निबंध के मध्य भाग पर आते हैं, तो हमने जो अग्नि जलाई थी प्रश्न पूछकर, एक अंतरात्मा को झकझोरा था, उसे थोड़ा शांत करते हैं। और जब निष्कर्ष या उपसंहार में समाधान देते हैं तो हम शीतल लेप लगा देते हैं जो अग्नि हमने जलाई थी, क्योंकि समाधान के रूप में हम व्यक्ति की अंतरात्मा को शांत करेंगे कि इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, समाधान भी हमारे पास ही हैं, इसलिए हम उनका प्रयोग करके अपने जीवन को बचा सकते हैं। तो यह कुछ तरीके हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं प्रस्तावना लिखने के, लेकिन यहाँ आपको कुछ तरीके बताए गए हैं जिनका प्रयोग आप अपने निबंध में कर सकते हैं, प्रस्तावना लिखने के लिए कर सकते हैं। मध्य भाग, विषय विस्तार। आप अपने विषय को विस्तार कैसे देंगे, इसके लिए संक्षेप में कुछ बातें मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, एक तो आपके विषय को विस्तार में संपूर्णता होनी चाहिए, अर्थात जो मुद्दा आप उठाएं उसे पूर्ण करें, और जो आपको नहीं आता, क्योंकि वहाँ आपके सामने स्वतंत्रता है कि आप निबंध, जो विषय आपको दिया गया है उसके संबंध में जो जो बातें उठाना चाहते हैं उन्हें उठाएं। तो जो आपको अच्छे से पता है, जिनका ज्ञान आपको अच्छे से है, जानकारी पूरी है, वही मुद्दा उठाएं निबंध में, अन्यथा ना उठाएं। बिंदु को स्पष्ट करें, उसकी व्याख्या करें, वह भी विशिष्ट रूप से, अर्थात विषयानुसार व्याख्या करें, इधर उधर भटके नहीं। तीसरी बात, नई बात नए अनुच्छेद से प्रारंभ करें। निबंध लिखते समय मौलिकता होनी चाहिए। समान विषय पर आपकी अपनी अलग मौलिकता हो सकती है, अर्थात निबंध लिखने का तरीका आपका अपना अलग हो सकता है। प्रासंगिकता, प्रासंगिकता होनी चाहिए, अर्थात प्रसंग के अनुसार ही लिखें। जो निबंध आप लिख रहे हैं वह प्रसंग के अनुसार ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको विषय कुछ और दिया गया है और आप लिख कुछ और रहे हैं। कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है। शब्द सीमा, समय सीमा के अंदर रहते हुए लिखना है, और विषय क्या है इस पर विशेष ध्यान रखना है। कुछ भी नहीं लिखना है से तात्पर्य यह है कि ऐसे ही कुछ भी नहीं लिख देना है कि विषय के अनुरूप हो या ना हो, कहीं से कुछ भी ऐसे ही लिख दिया। प्रसंगानुसार, प्रसंग जैसा है उसके अनुरूप ही लिखना है। विचार क्रमानुसार एवं सुव्यवस्थित होने चाहिए। विचारों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। भाषा सरल, स्पष्ट, सटीक एवं विषयानुरूप होनी चाहिए। अब है निष्कर्ष या उपसंहार। जैसे प्रस्तावना को पढ़ करके एक अनुमान लगाया गया था कि कितने अंक दे सकते हैं, उसी प्रकार उपसंहार को पढ़ करके परीक्षक यह सोचता है कि कितने अंक देने हैं। अंतिम पड़ाव निबंध का यही है। यहीं से वह
अंक देने का, कितने अंक देने हैं, इसके लिए अपना एक मूड बना लेता है। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण भाग है। इसमें सारांश लिखना चाहें तो लिख तो सकते हैं, किंतु सिर्फ सारांश ही ना हो। उपसंहार में सिर्फ जो जितना भी आपने ऊपर लिखा है उसका सारांश ही ना हो, उसके अतिरिक्त और भी कई चीज़ें होती हैं। विचारों की पुनरावृत्ति बिना किसी औचित्य के अच्छी नहीं लगती। जो ऊपर ऊपर बार बार लिखा गया है उसी की पुनरावृत्ति बिना किसी औचित्य के अगर बार बार की जाए तो वो अच्छा नहीं लगता है पढ़ने में, इसलिए उससे हमें बचना चाहिए। जो समस्या आपने मध्य भाग में उठाई है, जो मुद्दे आपने उठाए हैं, उसका समाधान आप उपसंहार भाग में सुझाएं। आप प्रसंगानुसार परिस्थितियों में क्या क्या परिवर्तन चाहते हैं वह लिखें। समस्या समाधान हेतु योजना का प्रारूप अवश्य दें। आप कैसे समस्या का समाधान कर सकते हैं, आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में उस समस्या को सुलझाने के लिए समाधान जो है उसकी योजना आप कैसे बनाएंगे, उसका प्रारूप क्या होगा, यह अवश्य दें अपने उपसंहार में। और सबसे ज़रूरी बात, महत्वपूर्ण बात, आशावादी रहें, निराशावादी ना बने कि निबंध लिख रहे हैं, अरे कुछ नहीं हो सकता, ये देश तो ऐसा ही है, यहाँ इतना करप्शन है, इतना भ्रष्टाचार है, हम ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं होगा, ये हमें पता है। ऐसा निराशावादी दृष्टिकोण ना रखें, आशावादी दृष्टिकोण रखें कि सभी समस्याओं का समाधान हमें मिल कर के करना है और हम सब अगर चाहें तो कर सकते हैं। इसलिए समाधान सुझाएं, परिवर्तन क्या चाहिए यह लिखें और समाधान हेतु योजना का प्रारूप भी दें। यह है आपका निष्कर्ष या उपसंहार भाग, जिसको पढ़ करके निरीक्षक यह निर्णय लेगा कि कितने अंक देने हैं, कितने अंक दे सकते हैं से कितने अंक देने हैं तक आपको उसे लेकर के आना है। तो बच्चों, कितने अंक दे सकते हैं से कितने अंक देने हैं तक की यात्रा है आपका निबंध, और अगर आपने इसे गंभीरतापूर्वक लिया तो आपको अधिकतम अंक अवश्य ही प्राप्त हो सकते हैं। कुछ अनुकरणीय सुझाव देखिए, विचार व्यक्त करने के लिए विचारों का होना आवश्यक है और विचारों के लिए ज्ञान का होना आवश्यक है, ज्ञान के लिए अध्ययन का होना आवश्यक है, अध्ययनशील होना आवश्यक है। तो प्रथम शर्त अच्छा निबंध लिखने की यह है कि आप अध्ययनशील हों, विभिन्न पुस्तकों का अध्ययन करें, समाचार पत्रों का अध्ययन करें, आपके आसपास क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है, इन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप अच्छा निबंध लिख सकते हैं। ज्ञान एकत्रित करके विचार एकत्रित कर सकते हैं और विचार एकत्रित करके आप विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा मुख्य बिंदु है भाषा शैली। आपकी भाषा शैली भी उत्तम प्रकार की होनी चाहिए। शब्दों का चयन विषयानुरूप होना चाहिए, विषय के अनुसार ही आप शब्दों का चयन करें। भाषा सरल, स्पष्ट, सटीक हो और विषय के अनुरूप हो। तीसरा पॉइंट है विचारों का क्रम। देखिए, अगर हमने बिना किसी क्रम के ऐसे ही जो मन में विचार आता चला गया वो लिखते चले गए तो फिर निबंध हमारा अच्छा नहीं लिखा जाएगा। विचारों का क्रम विचारों के अनुसार ही होना चाहिए, प्रसंग के अनुसार ही होना चाहिए, विषय के अनुसार ही होना चाहिए। एक अनुच्छेद में एक प्रकार का विषय, एक प्रकार का बिंदु पूर्ण करें, दूसरे अनुच्छेद में दूसरा बिंदु पूर्ण करें, अर्थात एक विचार के वाक्य एक अनुच्छेद में लिखें। तो विचारों को क्रमानुसार व्यक्त करें। शब्द सीमा, जो शब्द सीमा आपको दी गई है, 250 शब्द दिए गए हैं तो 250 शब्द में आप अपना निबंध पूर्ण करें। 350 शब्द दिए गए हैं तो 350 शब्द में आप अपना निबंध पूर्ण करें। शब्द सीमा का अतिक्रमण कदापि ना करें। और हाँ,
एक बात और, ये जो छोटे छोटे शब्द होते हैं ना, जैसे का, की, के, ऐसे, यहाँ, वहाँ, ये गिनती में नहीं आते हैं। तो इसलिए परीक्षा भवन में अपनी अभ्यास पुस्तिका, उत्तर पुस्तिका में ये शब्द गिनने मत बैठ जाइएगा और उसमें का, की, के गिन करके नीचे लिख देते हैं 1000 शब्द हो गए। ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। 350 शब्द हो गए, 400 शब्द हो गए, क्योंकि उसमें ये नहीं गिने जाते हैं, ये उसके अतिरिक्त शब्दों में होता है। तो इसलिए शब्द सीमा का ध्यान रखें, लेकिन उस शब्द सीमा में ये छोटे छोटे शब्द ना गिने, मुख्य शब्द ही गिने जाएंगे। और वैसे शब्द गिनने ही नहीं हैं, आप घर से ही अभ्यास करेंगे शब्द लिखने का, और उसमें ही एक अनुमान लगा के चलेंगे कि इतने शब्द इतने पेज में आ जाते हैं, और वहाँ शब्द गिनने नहीं बैठेंगे, समय का सदुपयोग करेंगे। अंतिम मुख्य सुझाव है अभ्यास। निबंध लेखन का अभ्यास अवश्य करें, क्योंकि अभ्यास के द्वारा ही आप अपनी त्रुटियों से परिचित होंगे और अपने ज्ञान के अभाव में वृद्धि करने में सक्षम होंगे। त्रुटियों से जब परिचित होंगे तभी उन्हीं त्रुटियों में सुधार का प्रयास करेंगे। इसलिए अभ्यास एक बहुत अनिवार्य और महत्वपूर्ण कार्य है निबंध लेखन की कला में सुधार लाने के लिए। बच्चों, यहाँ पे हमारा निबंध लेखन विषय पूर्ण होता है। आशा है आप इन सभी महत्वपूर्ण सुझावों का अनुकरण अवश्य करेंगे और अपनी निबंध शैली को परिष्कृत करके उसमें निपुण अवश्य बन जाएंगे। आगे आपको कक्षानुसार निबंध लेखन के लिए कुछ विषय दिए जा रहे हैं। आपको उन पर निबंध लिखने का अभ्यास करना है एवं निर्देशों का पालन करना है। धन्यवाद।